डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज इनकम टैक्स में मैं आपको एक नया चैप्टर कैपिटल गेन, इसके प्रोविजंस के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। कैपिटल गेन क्या है, कैसे हम इनकी गणना करते हैं, क्या हमें किन सेक्शन में हमें कर मुक्ति मिलती है, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक प्रकार से सॉल्व कर पाएँ। कैपिटल गेन जो हमने इनकम के 5 हेड पढ़े थे उनमें से एक हेड कैपिटल गेन भी है। कैपिटल गेन के अंतर्गत कब हमको इनकम होगी? जब हमारी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी, यानी जिस लागत में हमने कोई संपत्ति खरीदी है उससे अधिक मूल्य पर यदि उसका विक्रय करते हैं तो हमें लाभ होगा। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के बारे में आपको कहा गया है कि कैपिटल गेन होने के लिए पूंजी संपत्ति का होना आवश्यक है, साथ ही पूंजी संपत्ति का गत वर्ष में ट्रांसफर होना आवश्यक है, उसकी ओनरशिप गत वर्ष में ट्रांसफर होनी चाहिए। इस ट्रांसफर के कारण से हमको प्रॉफिट होना चाहिए। और लास्ट में यदि कोई सेक्शन 54 में हम एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं तो उस एग्जम्पशन का हमें लाभ लेना चाहिए। यानी यदि 4 पॉइंट हमको क्लियर हैं तो हम इनकम टैक्स के इस हेड में टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रीफ में एक बार समझ लें, पूंजी संपत्ति क्या है? कोई भी संपत्ति जो हाई वैल्यू की संपत्ति है, जो एक निर्धारित अवधि से अधिक समय हमारे पास में रखी हुई है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। यानी पूंजी संपत्ति 2 प्रकार की हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म हो सकती है और एक शॉर्ट टर्म हो सकती है। अब कब लॉन्ग टर्म होगी, कब शॉर्ट टर्म होगी, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि संपत्ति में आपकी चल और अचल दोनों संपत्तियां आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये चल संपत्ति है इसलिए कैपिटल असेट नहीं है। हमारे पास में जैसे शेयर्स रखे हुए हैं, हमारे पास में कोई एंटिक आइटम रखा हुआ है, हमारे पास ज्वेलरी रखी हुई है, ये सब आपकी कैपिटल असेट्स हैं। लेकिन एक अपवाद है कि यदि आपके पास में कोई संपत्ति स्टॉक इन ट्रेड के रूप में है, जैसे आप बिल्डिंग बनाने के बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपकी कुछ बिल्डिंग से अनसोल्ड रह गई हैं, तो ये स्टॉक इन ट्रेड ग्रुप में है और ये इस हेड में टैक्सेबल नहीं होंगी। या आपके कोई पर्सनल यूज की कोई चीज़ें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, बेड हो सकता है, सामान्यतः इनको भी हम कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल नहीं मानते क्योंकि ये कैपिटल असेट नहीं है। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि वो कैपिटल असेट होनी चाहिए। इसमें हाउस प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बॉन्ड्स, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन लैंड, इस तरह की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वह सब आपकी कैपिटल असेट में सम्मिलित होंगी। केवल इतना तो ध्यान रखिएगा, कोई भी असेट यदि लेस देन 36 मंथ आपके पास में है, 36 महीने से कम अवधि के लिए आपके पास में रही है,
तो वो शॉर्ट टर्म असेट होगी, और 36 महीने के बराबर या इससे अधिक अवधि के लिए आपके पास में रही है तो वह लॉन्ग टर्म असेट होगी। लेकिन यदि कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है, कोई शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका लेन देन स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वहाँ ट्रेड होते हैं, वहाँ इनकी प्राइस कोट होती रहती है, तो यदि लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए यदि वह 12 महीने से कम अवधि से आपके पास में, तो शॉर्ट टर्म 12 महीने से अधिक अवधि, 12 महीने या इससे अधिक अवधि के लिए आपके पास में है तो वह लॉन्ग टर्म असेट कहलाएगी। यदि आपकी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा ये अनलिस्टेड हैं तो यह अवधि शॉर्ट टर्म के लिए 24 मंथ्स, लेस देन 24 मंथ्स, और लॉन्ग टर्म के लिए यह पीरियड होगा मोर देन और इक्वल टू 24 मंथ्स, यानी 24 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए कोई भी आपके पास में अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो वो लॉन्ग टर्म असेट मानी जाएगी। इस प्रकार हमको कैपिटल असेट कार्ड समझ में आ गया। अब दूसरी बात जो शर्त लागू है वो शर्त लागू होती है कि पूंजी संपत्ति गत वर्ष में ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी गत वर्ष का मतलब 2019-20 का जो असेसमेंट ईयर होगा वह 2020-21 होगा। तो 2019-20 के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी यदि हमने ट्रांसफ़र कर दी है, अब ट्रांसफ़र का मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र से होनी चाहिए कि उसका स्वामित्व ट्रांसफ़र कर दिया है, वो प्रतिफल के बदले ट्रांसफ़र किया हमने, हमारे पास में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है उसका, है। तो ये होने पर यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, जैसे हमने कोई संपत्ति मॉर्गेज रखी है, हमने कोई वसीयत बना दी है, तो इससे हमारी संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने पर वो प्रतिफल के बदले हो सकती है, और प्रतिफल जीरो भी हो सकता है। प्रतिफल जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में कैपिटल गेन नहीं लेगा, हम इनकम टैक्स अथॉरिटी उचित प्रतिफल उस संदर्भ में चार्ज आपसे कर सकती है कैलकुलेशन के लिए। तो प्रतिफल के बदले स्वामित्व का यदि हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ है, यह आवश्यकता है कैपिटल गेन के लिए। और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है, वो शर्त है संपत्ति के ट्रांसफ़र से हमको लाभ होना चाहिए, एसएससी को लाभ होना चाहिए। यानी कोई भी हमने कैपिटल असेट ट्रांसफ़र किए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो, उस ट्रांसफ़र से हमको प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कॉस्ट की तुलना में हमारी ट्रांसफ़र प्राइस या सेल प्राइस ये ज़्यादा होंगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमको लॉस होगा। प्रॉफिट होने पर हमको टैक्स देना पड़ेगा, लॉस होने पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और है सेक्शन 54, वह एसएससी पर लागू होता है या नहीं होता है, एसएससी को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमको पता होना चाहिए। सेक्शन 54 ये कहता है कि आपकी कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को यदि आपने सेल किया है और उससे आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है और आपने कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है, कब खरीदी है? इस ट्रांसफ़र से 1 साल पहले, इस ट्रांसफ़र के 2 साल बाद में, या आपने नई हाउस प्रॉपर्टी बनवा ली है, कंस्ट्रक्ट कर ली है विदिन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफ़र, तो आपको एग्जम्पशन का लाभ मिल जाएगा। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, 54 में जो आपको ट्रांसफ़र से पैसा मिला है, उस पैसे से यदि आपने 1 साल पहले, 2 साल बाद में या 3 साल में कोई नई हाउस प्रॉपर्टी का निर्माण कर लिया है, तो आपको सेक्शन 54 में लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे प्रॉफिट तो आपको 20 लाख आपने एसेट खरीदी है 12 लाख की, तो आपको 12 लाख की छूट मिलेगी, 20 लाख की नहीं। आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको छूट मिलेगी केवल 20 लाख की। यानी दोनों में जो कम हो उसकी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह सेक्शन 54B, सेक्शन 54B एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है। यदि आपने गत वर्ष में कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है, क्यों एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट आपकी, आपने यदि सेल की है और उस सेल से यदि 2 ईयर्स 2 साल के अंतर्गत आपने नई कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली है तो आपको एग्जम्पशन का लाभ मिल जाएगा। सेक्शन 54EC बताता है बॉन्ड्स के बारे में कि आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे, जैसे NHAI का हो सकता है, REC का हो सकता है, इनके कोई बॉन्ड खरीदे हैं और बॉन्ड आपने कोई कैपिटल गेन अराइज हो गया है, उस कैपिटल गेन से 6 महीने के भीतर आपने कोई नया बॉन्ड खरीद लिया है तो आपको एग्जम्पशन का लाभ मिल जाएगा। NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC का मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इस तरह की कुछ सरकार ने इंस्टीट्यूशंस बना रखी हैं जिनके बॉन्ड्स खरीदने पर आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है। ऐसे बॉन्ड्स को उसी प्रकार के नए बॉन्ड खरीदने पर यदि 6 महीने में खरीद लेते हैं तो आपने जो कैपिटल गेन पुराने बॉन्ड्स पर गेन किया है उसके संबंध में सेक्शन 54EC के अंतर्गत आपको एग्जम्पशन का लाभ मिल जाएगा। इसी तरह सेक्शन 54F ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी पर लागू होता है। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अन्य कोई प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने पर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर भी नियम वही हैं। बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, 2 साल में के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली है, या उसी प्रकार की प्रॉपर्टी आपने 3 साल में निर्माण कर ली है तो आपको सेक्शन 54F में भी आपको लाभ मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको मान लीजिए कोई सब प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने पर, सेल करने पर कोई गेन हुआ है और आपने तुरंत प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, आपने तो पहले खरीदी है कि भाई अभी तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, मेरे पास में टाइम पीरियड है 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, जिसके अंदर मैं भी तो गेन प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप छूट प्राप्त करने के लिए एक स्कीम है कैपिटल डिपॉजिट स्कीम 1988। इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी नेशनलाइज बैंक में जो हमको कैपिटल गेन हुआ है उसके लिए नेशनल डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत एक बैंक अकाउंट खोलें और पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर दें, उसमें जमा कर दें। तो 3 साल के अंतर्गत आपने उस प्रॉपर्टी को बना लिया है तो आपको छूट मिल जाएगी, वो टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन आप 2 साल में नहीं तो ना तो खरीद पाते हैं, न आप 3 साल में बना पाते हैं, न आप 6 महीने में कोई बॉन्ड खरीद पाते हैं, कोई सिक्योरिटी खरीद पाते हैं, तो क्या करेंगे, उस स्थिति में आपकी इस राशि से पैसा विड्रॉ करके वह आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगाकर आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि नहीं है, उस पीरियड के बाद में इनकम इसको